नमस्कार मित्रों, आज मैं एक बार फिर आपके सामने पिछले टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूं। जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि ये आगे भी जारी रहेगा। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज का टॉपिक है ऑथेंटिसिटी एंड क्रिटिसिज्म ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज पार्ट 2 भाग 2। यानी कि जो पिछला वीडियो था वही आज भी जारी है। पिछले वीडियो में मैंने आपको आलोचना के सिद्धांत के महत्व के बारे में बताया था। आलोचना क्या है और किस तरह से एक शोधकर्ता को आलोचना के सिद्धांतों में प्रवीण होना चाहिए। आज उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। आज मुख्य रूप से मैं एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म या बाह्य आलोचना के ऊपर बातचीत करूँगा। तो मित्रों, क्रिटिसिज्म या आलोचना दो तरह की होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। क्रिटिसिज्म कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल criticism determines the authorship, the place, the time of a document. Internal criticism finds out whether the contents of a document are acceptable or not. Both are necessary to examine the authenticity of the facts. आलोचना दो तरह की होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बाह्य और आंतरिक आलोचना। बाह्य आलोचना किसी डॉक्यूमेंट के या किसी दस्तावेज के ऑथर से संबंधित होती है। वो दस्तावेज़ कहाँ पे प्राप्त हुआ, उस स्थान से संबंधित होती है और किस समय का है। तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिए कि किसी दस्तावेज़ का ऑथर कौन है, यानी उसका राइटर कौन है, उसका लेखक कौन है, वो किस स्थान से प्राप्त हुआ है और वो दस्तावेज़ किस कालखंड में लिखा गया है, किस समय उसको तैयार किया गया है। इंटरनल क्रिटिसिज्म इससे थोड़ा अलग है। इसमें उस दस्तावेज में जो कंटेंट्स हैं, यानी उस दस्तावेज की जो विषय वस्तु है, वो विषय वस्तु स्वीकार्य है या नहीं, इस बात की जांच की जाती है। और ये दोनों ही तथ्यों की विश्वसनीयता को स्थापित करने के लिए, उनको जानने के लिए, उनको समझने के लिए दोनों ही प्रकार की आलोचनाएं, वो चाहे बाह्य आलोचना हो चाहे आंतरिक आलोचना हो, अर्थात एक्सटर्नल एंड इंटरनल क्रिटिसिज्म, तो बोथ आर नेसेसरी, दोनों ही आवश्यक हैं। मित्रों, मैं आपको काफ़ी पीछे ले चलूँगा। जब इतिहास लेखन का प्रारंभ हुआ, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस के बाद थ्यूसिडाइड्स आया। थ्यूसिडाइड्स जो था वो हेरोडोटस की तुलना में अधिक, आप कह सकते हैं कि वैज्ञानिक इतिहासकार था, अधिक साइंटिफिक तरीके से उसने इतिहास लिखा। उसने अपने पुस्तक में लिखा था, जैसा मैंने आप अपने स्लाइड में देख रहे हैं, कि थ्यूसिडाइड्स राइट्स इन द प्रीफेस ऑफ हिज हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर that a majority of people take little pains to research into the truth, and the historical traditions are accepted with an invariable lack of criticism, even though each piece of evidence is not always credible. तो स्पष्ट है, थ्यूसिडाइड्स ये कहता है कि बहुत सारे लोग जो रिसर्च करते हैं, जो सत्य को जानने का प्रयास करते हैं, वो बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं उठाना चाहते। क्यों? और जो
ऐतिहासिक परंपराएं हैं उनको बिना आलोचना के स्वीकार कर लेते हैं, जबकि यह आवश्यक नहीं है कि जो भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो साक्ष्य जो है उनकी क्रेडिबिलिटी ठीक हो, यानी उनकी विश्वसनीयता सही हो। जितने भी साक्ष्य मिलते हैं वो सारे विश्वसनीय नहीं होते। फिर भी आंख मूंद करके किसी चीज़ को मान लेना बिना उसकी आलोचना किए, बिना उसकी जांच पड़ताल किए, ये ठीक नहीं है। तो इस बात को थ्यूसिडाइड्स, जो कि ईसवी सन के करीब 400-500 साल पहले पैदा हुआ था, उसने भी इस बात को माना है, उसने भी इस बात पर बल दिया है। आइए अब हम एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म के ऊपर बात करते हैं। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म या बाह्य आलोचना। द एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म इज ऑफ अ लेस इंटेलेक्चुअल टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ द डॉक्यूमेंट्स. इट इंक्लूड्स examinations of document like manuscripts, books, pamphlets, maps, inscriptions, monuments, coins and many other things. तो बाह्य आलोचना को इतिहासकारों ने कम बौद्धिक प्रकार की आलोचना बताया है, मतलब थोड़ा इन्फीरियर टाइप की आलोचना बताया है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी सामग्री हमें प्राप्त होती है, जो भी प्राइमरी सोर्सेस हमें प्राप्त होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स के रूप में या मैन्युस्क्रिप्ट्स के रूप में, बुक्स के रूप में, पैम्फलेट्स के रूप में, मैप्स या नक्शों के रूप में, इंस्क्रिप्शंस या अभिलेखों के रूप में और बहुत सारे स्मारकों के रूप में, तो जैसा कि नाम से ही प्रकट है, हम इनके बाह्य रूप, रंग, कलेवर इत्यादि पे अधिक ध्यान देते हैं, इनके कंटेंट्स पे उतना ध्यान नहीं देते हैं इसमें। इसीलिए इसे कहा जाता है बाह्य आलोचना। यानी कि जो वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं उनको बाहरी तौर पे उनका निरीक्षण करना, उनको देखना, ये बाह्य आलोचना कही जाती है। Scientific inquiry of facts is essential to determine the value of a document. History has progressed by criticism and dialogue between scholars working on similar themes. A dialogue is necessary between preconceptions and the evidence dug out in the archives. मित्रों, किसी भी कागजात या दस्तावेज की वैज्ञानिक जांच आवश्यक है, जिससे कि उसके वैल्यू को या उसकी कीमत को निर्धारित किया जा सके। कीमत का मतलब यहाँ यह है कि वो डॉक्यूमेंट या वो दस्तावेज हमारे लिए कितना मूल्यवान है। इस बात को निर्धारित करने के लिए एक वैज्ञानिक शोध प्रक्रिया अपनाना आवश्यक होता है। इतिहास की प्रगति आलोचना के माध्यम से ही होती है। जब दो विद्वान या दो से अधिक विद्वान एक ही प्रकार के विषय पर शोध करते हैं, समान विषयों पर शोध करते हैं, तो ऐसे में उनके बीच में वार्तालाप होना, उनके बीच में स्वस्थ वार्ता होना आवश्यक होता है। स्वस्थ वार्ता से मतलब यहाँ यह है कि जिस विषय पर भी वो काम कर रहे हैं उसमें जो सामग्री, जो आधारभूत सामग्री उन्हें प्राप्त हुई है सोर्सेस के रूप में, उनके गुण दोष पर सम्यक विचार करना आवश्यक है कि वो कितने लाभदायक हैं या उनसे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। तो ये डायलॉग इज़ नेसेसरी बिटवीन प्री कॉन्सेप्शंस एंड द एविडेंस डग आउट इन द आर्काइव्स। कई बार इतिहासकार की अपनी कोई पूर्व धारणा होती है, प्री कॉन्सेप्शंस होते हैं,
कुछ उनके पूर्वाग्रह होते हैं, पूर्व धारणाएँ होती हैं। तो और हमें जो आर्काइव्स से या अभिलेखागार से जो सामग्री प्राप्त होती है, तो इन दोनों के बीच में एक डायलॉग होना ज़रूरी है, जिससे सही बात का पता चल सके, सत्य का पता चल सके, सत्य उजागर हो सके। कई बार हमारी पूर्व धारणाएँ खंडित हो जाती हैं, यानी कि हमने सोचा था कुछ और, हुआ कुछ और, ये वाली स्थिति हो जाती है। तो इसलिए यह आवश्यक है कि जो भी सामग्री प्राप्त है उसकी सम्यक जांच की जाए। द प्रॉब्लम ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट arises more in case of manuscripts than the printed documents, because these printed documents have already been thoroughly examined and authenticated by the editor of the documents. विश्वसनीयता का प्रश्न मैन्युस्क्रिप्ट्स के संबंध में, यानी जो पांडुलिपियाँ एक शोधकर्ता को या एक इतिहासकार को प्राप्त होती हैं, उसमें ज़्यादा ये समस्या आती है। क्यों? क्योंकि जो पांडुलिपि होती है या जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती है, वो एक ओरिजिनल सोर्स होती है, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में होती है, वो अपने मौलिक रूप में होती है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई रहती है। तो इसलिए उसमें विश्वसनीयता की समस्या अधिक आती है, क्योंकि जिन कागज़ातों को पहले ही प्रकाशित कर दिया गया है, जो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, अब जैसे बहुत सारे, मान लीजिए मराठों का इतिहास है, तो मराठों के इतिहास पे जो है वो पेशवा दफ्तर के कागज़ात हैं, कलेक्शंस फ्रॉम मराठा पेशवा दफ्तर करके हैं। इस तरह से बहुत सारे मतलब जो ग्रंथ हैं जिनमें बहुमूल्य दस्तावेज़ों को इकट्ठा करके, उनको एडिट करके, उनको पुस्तक के रूप में आजकल छाप दिया गया है शोधार्थियों, विद्यार्थियों के उपयोग के लिए। तो जो प्रिंटेड मटेरियल होता है, उस प्रिंटेड मटेरियल में तो पहले से ही जो उसका संपादक है, वो संपादक उसकी अच्छी तरह से छानबीन करके, उसकी जांच पड़ताल करके उसमें सुधार कर लेता है। लेकिन जो मटेरियल प्रिंटेड नहीं है, जो हस्तलिखित पांडुलिपियां हैं, उन पांडुलिपियों की जांच पड़ताल में अधिक समस्या आती है, उसमें अधिक सावधानी बरतनी पड़ती है। तो आशा है आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे। मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट मे बी रफ, करेक्ट और इनकरेक्ट। अंडर द सर्कमस्टांसेस, it is the duty of the historian to critically examine the truth of the documents and present a clear picture for future generations. जो डॉक्यूमेंट्स हमें प्राप्त होता है या दस्तावेज के रूप में जो सामग्री प्राप्त होती है, वो सामग्री सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में एक इतिहासकार, एक शोधकर्ता, एक अनुसंधानकर्ता का ये कर्तव्य हो जाता है कि वह आलोचनात्मक ढंग से उन कागजातों की जांच करे और सत्य का पता लगाए। इतिहास का काम ही क्या है? इतिहास का काम है सत्य का पता लगाना। यह आप दिमाग में बिठा लीजिए कि इतिहास जो है वो कहानी नहीं है। कहानी में हम कोई भी कल्पना करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। कहानी में जो कहानीकार होता है वो जैसे चाहे वैसे घटनाओं को कोई भी रूप दे दे, लेकिन इतिहास में ऐसा नहीं है। हिस्ट्री इज़ नॉट फिक्शन। इतिहास में तथ्यों का विश्लेषण करके ही निष्कर्ष निकालना पड़ता है। इतिहास तथ्यों पर आधारित होता है, उसमें हम अपने मन की नहीं चला सकते। उसमें तथ्यों के विश्लेषण से जो बातें सामने आएंगी वही हमें सामने रखना होगा। तो इतिहासकार का कर्तव्य है कि वो
तथ्यों का पता लगाए आलोचनात्मक ढंग से परीक्षण करके और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सही तस्वीर सामने रखे, यानी कि सही बातें जो हैं वो आने वाली पीढ़ियों के सामने आनी चाहिए। देयर इज़ ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ फोर्ज्ड और फॉल्स डॉक्यूमेंट्स। Forgery or material alteration becomes a problem in determining the truth. The individual must have made, altered, used, or possessed a false writing at some point in time. दोस्तों, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो दस्तावेज़ हमें मिलते हैं वो दस्तावेज़ जो है वो प्रामाणिक नहीं होते, उनमें धोखाधड़ी की गई होती, फोर्ज डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो छद्म होते हैं, जिनको जिसे आप कह सकते हैं जाली दस्तावेज होते हैं। बहुत सारे जाली दस्तावेज होते हैं। आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे जो शासक होते हैं या बहुत सारे अधिकारी होते हैं तो वो जाली दस्तावेज़ तैयार कराते हैं। तो इस तरह से जो है ये जो जाली दस्तावेज हैं वो या जो मटेरियल है जिसमें चेंज किया गया है, जिसमें बदलाव किया गया है, जानबूझ करके किसी सामग्री में बदलाव कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। जैसे आपने बिस्मार्क के बारे में पढ़ा होगा कि उसने एम्स से जो तार आया था उस तार में थोड़ा सा बदलाव करके उसको अखबारों में छपवा दिया था और जर्मनी में हंगामा हो गया था क्योंकि वो बिस्मार्क युद्ध लड़ना चाहता था। तो इस तरह की फोर्जरी कोई नई बात नहीं है, बहुत होती रही है इतिहास में। तो कई बार क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट का जो टेक्स्ट होता है उसमें जानबूझ के बदलाव कर दिया जाता है या जाली दस्तावेज़ तैयार कर लिए जाते हैं, तो उससे सत्य को प्रमाणित करने में, सत्य को जानने में बहुत समस्या होती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मनुष्य मजबूर हो जाता है। कई बार बहुत सारे इतिहासकार और लेखक भी हैं जो शासकों के दरबारों में रहते थे, वो मजबूर हो जाते थे और कई बार इस तरह के जाली दस्तावेज़ उनको मजबूरी में भी तैयार करने पड़ते थे। तो ऐसी स्थिति में एक शोधकर्ता को, एक अनुसंधानकर्ता को फोर्ज डॉक्यूमेंट्स या जाली दस्तावेज़ों की जांच बहुत अच्छी तरह से करनी चाहिए, अन्यथा सत्य का पता नहीं लग पाएगा। मित्रों, historian has to resort to a number of tests to determine the authenticity of a particular document in his proposed area of research. जो एक शोधकर्ता का प्रस्तावित क्षेत्र होता है शोध का, उसमें काम करने के लिए जब वो आगे बढ़ता है, उसे जो दस्तावेज वगैरह प्राप्त होते हैं तो उन दस्तावेजों की जांच के लिए उसे बहुत सारे तरीके अपनाने पड़ते हैं। एक मतलब कि बहुत सारे टेस्ट से गुजरना पड़ता है उन दस्तावेज़ों को। दो दस्तावेज़ हम शोध के लिए प्राप्त करते हैं अपने काम के लिए, उनकी जांच के लिए उनका बहुत सारा टेस्ट होना आवश्यक है, उनकी बहुत सारे परीक्षण होना आवश्यक है। जैसे एक डॉक्टर के पास एक मरीज़ जाता है तो हर चीज़ की जांच करवाता है उसकी, कि खून की जांच करवा लो, और पैथोलॉजिस्ट के पास भेज देता है तरह तरह की जांच करवाने के लिए। फिर उसके बाद जांच के बाद फिर वो निष्कर्ष पे आता है कि हाँ क्या बीमारी हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। तो ऐसे ही हिस्टोरियन को भी, इतिहासकार को या शोधकर्ता को भी जो है एक डॉक्टर की तरह बर्ताव करना पड़ता है। पहले जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिलते हैं उनकी तरह तरह से जांच करनी आवश्यक हो जाती है। अब ये जांच किस तरह की होती है? सबसे पहली बात तो इसमें यह है, नंबर ऑफ़ टेस्ट। मैंने कहा कि बहुत सारी परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहला परीक्षण तो ऑथरशिप का ही है, यानी ये निर्धारित करना कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका लेखक कौन है। ऑथरशिप इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन वाइल एग्जामिनिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज इट्स ऑथर। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑथर मस्ट बी established. Sometimes the documents are prepared by ghost writers. This makes difference between the idea and the language. ध्यान दीजिएगा,
लेखक का पता लगाना कभी कभी, जैसे हमारे यहाँ भारतीय इतिहास में जितने भी प्राचीन ग्रंथ हमें मिलते हैं उनमें बहुत कम ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें किसी लेखक का नाम दिया गया है। अभी भी बहुत सारे विवाद हैं कि क्या ये कालिदास ने लिखा था, क्या ये वाल्मीकि ने लिखा था। इतिहासकार तरह तरह के विवाद पैदा करते रहते हैं। तो ऑथरशिप का होना, ऐसे बहुत सारे दस्तावेज होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो उनका सही लेखक कौन है, सही ऑथर कौन है, ये पता लगाना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक ऑथर का पता नहीं लगेगा, जब तक ऑथर की पहचान स्थापित नहीं होगी, तब तक उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को समझने में बड़ी परेशानी होगी। क्योंकि हर एक की अपनी स्टाइल होती है लिखने की, हर एक की अपनी शैली होती है, और बिना लेखक के नाम का पता चले इन बातों का पता नहीं चल पाता। तो जैसे बहुत सारे पुस्तकें प्राचीन काल के हमें मिली हैं, तो जो हमारे भाषा वैज्ञानिक लोग हैं, हमारे भाषा वैज्ञानिक लोग मेहनत करके, परिश्रम करके ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये किसके द्वारा लिखा गया हो सकता है। कई बार क्या होता है कि दस्तावेज लेखक जो है होते हैं वो घोस्ट राइटर्स होते हैं, यानी कि वो ऐसे राइटर्स होते हैं जो सामने नहीं आते। जैसे किसी और का भाषण, बड़े बड़े नेता भाषण देते हैं, उनका भाषण कोई और लिखता है। बड़े बड़े लोग समाज के, देश के कई बार जो वक्तव्य देते हैं, उन वक्तव्य को कोई और लिखता है। कई बार बहुत सारी पुस्तकें आप देखते हैं जो किसी के नाम से लिखी जाती हैं। अब जैसे कह दिया कि भाई फला पुस्तक जो है किसी बड़े क्रिकेटर ने लिखी है, या किसी बड़े पॉलिटिशियन ने लिखी है, किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने लिखी है, लेकिन वास्तव में उसका लेखक कोई दूसरा होता है, लेकिन नाम उसका दिया जाता है जिसके लिए वो लिखी गई होती है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। उसमें क्या होता है, उसमें हो सकता है कि विचार उस व्यक्ति क्यों हो जिसके बारे में किताब लिखी गई है या जो भाषण पढ़ रहा है, लेकिन जो लैंग्वेज है, जो शैली है, ये उसकी होगी, जो घोस्ट राइटर होगा, जो लिख रहा होगा। तो इसलिए एक शोधकर्ता को, एक रिसर्चर को इस पर भी ध्यान देना अति आवश्यक हो जाता है। दूसरे, secondly, the date of document, that is the time, place of publication of the document, must be inquired to determine the authenticity of the document. In modern times, it is not a problem, but in old manuscripts, often date and time are missing. Friends, किसी भी दस्तावेज में अगर तिथि दी गई है तो हमारे लिए ये किस काल का दस्तावेज है यह निर्धारित करना आसान होता है। लेकिन अगर तिथि नहीं दी गई है तो बड़ा कठिन हो जाता है कि आखिर ये किस काल का दस्तावेज है। आजकल इस तरह की समस्या नहीं आती है, क्योंकि आजकल तो ढेर सारे पब्लिकेशंस हैं। आजकल आप देखते हैं, कोई भी किताब खोलिए, उसका पहला पन्ना खोलिए, उसमें लेखक का नाम लिखा है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखा है, और बाकायदा पूरा कहाँ से छपी है, किस सन में छपी है, कितनी प्रतियां छपी हैं, सब सारी इन्फॉर्मेशंस उसमें रहती हैं, कहाँ कहाँ से ये अवेलेबल है किताब। तो आजकल इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मध्यकाल में, प्राचीन काल में, जब छापे खाने वगैरह नहीं थे, तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं होती थी। अतः यह निर्धारित करना बड़ा कठिन होता था कि इसकी तिथि क्या है। कभी कभी होता था कि भाई तिथि नहीं लिखी रहती थी, कई बार लेखक का नाम लिखा रहता था, तो लेखक जिस युग में पैदा हुआ रहता था उसके आधार पर उस डॉक्यूमेंट की तिथि निर्धारित की जाती थी। तो तिथि निर्धारण एक बड़ी भारी समस्या है, क्योंकि अगर हम किसी काल के बारे में, अगर मान लीजिए मौर्य काल का वर्णन कर रहे हैं, हम चोल काल का वर्णन कर रहे हैं, हम चालुक्य काल का वर्णन कर रहे हैं, और वो डॉक्यूमेंट किसी और काल का निकला और हमने उसके आधार पर उस काल का वर्णन कर दिया, तो फिर वहाँ गड़बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए तिथि निर्धारण भी बहुत ही आवश्यक है। और बहुत सारी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हमें मिलती हैं, बहुत सारे जो हस्तलिखित पांडुलिपियाँ वगैरह हमें मिलती हैं, उनमें जो ये तिथि है वो मिसिंग होती है, डेट और टाइम मिसिंग होता है, उसमें लिखा नहीं रहता। यहाँ तक कि प्राचीन काल के बहुत सारे सिक्के उक्के भी जो हमें मिले हुए हैं, उनमें भी
बहुत बहुत सारे सिक्कों में भी जो है कोई तिथि नहीं दी गई है, कोई समय नहीं दिया गया है, तो उससे परेशानी होती है। तीसरे जो इतिहासकार हैं उसके सामने बहुत सारे टेक्सचुअल एरर्स होते हैं, यानी कि जो पाठ्य की गलतियां होती हैं मित्रों। Thirdly, the historian confronts with the textual errors which may be either unintentional or deliberately committed. Unintentional error can take place in the copies of the documents. Originals are not available. These mistakes may be caused by scribe, typist or printer. कभी कभी क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट हमें मिलते हैं, जो दस्तावेज़ हमें मिलते हैं, उसमें टेक्सचुअल एरर्स होते हैं। टेक्सचुअल एरर्स जो हैं वो यानी कि जो पाठ्य की गलती होती है, भाषा में मात्राओं की गलती हो जाए, शब्दों का थोड़ा सा हेर फेर हो जाए, एक अक्षर इधर से उधर हो जाए, तो पूरा का पूरा भाव बदल जाता है। कहीं का अब जैसे मान लीजिए राम ने रावण को मारा, अब ने हटा के आप कर दीजिए राम को रावण ने मारा कर दीजिए, एक एक अक्षर हटा दीजिए, देखिए पूरा भाव बदल जाएगा। तो इस तरह की टेक्सचुअल एरर्स जो हैं वो बहुत ही नुकसानदायक होती हैं। कई बार ये जानबूझ करके इस तरह की गलतियां कर दी जाती हैं, जैसे मैंने अभी ऊपर जाली दस्तावेज़ों की बात की। कई बार इस तरह की गलतियां जानबूझ के नहीं की जाती। तो इस तरह से जो है ये जो गलतियां होती हैं उनको सुधारना बहुत आवश्यक है। कई बार आजकल के समय हम कह देते हैं टाइपिंग मिस्टेक हो गया, प्रिंटर की गलती से हो गया, इस तरह की बातें हो गया। लेकिन पहले प्राचीन काल में तो इस तरह की गलतियां भी उस समय भी होती थी और जानबूझ के की जाती थी। An intentional error may creep in when effort is made to modify, supplement or continue the original. This problem can be overcome through textual criticism. Under this technique, effort is made to collect as many copies of the dubious text as possible and they are compared. तो जब इस तरह की टेक्सचुअल एरर्स हो जाती हैं, इस तरह की जो पाठ्य संबंधी गलतियां हो जाती हैं, तो उन गलतियों को सुधारने के लिए एक शोधकर्ता को चाहिए कि जितनी भी प्रतियां उस दस्तावेज की मिल सकें या उस पुस्तक की मिल सकें, उस ग्रंथ की मिल सके, उन सबको इकट्ठा किया जाए और उन सबको इकट्ठा करके उनमें आपस में कंपैरिजन किया जाए, देखा जाए किसमें कौन सी शब्दावली का प्रयोग किया गया है, कौन सी जिस तरह के अक्षर हैं, क्या हैं, कहने का मतलब किस तरह का टेक्स्ट लिखा गया है। तो इस तरह से जो है उनमें कंपैरिजन करके एक निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह का जो एफर्ट है वो बहुत ही आवश्यक है। मित्रों, इफ़ द आइडिया एंड स्टाइल डू नॉट मैच और रिजेंबल द आइडिया एंड स्टाइल ऑफ द ऑथर, it can be safely assumed that they were not parts of the original manuscripts and were forged by the later ones. तो अगर जब हम बहुत सारी पुस्तकों से तुलना करते हैं, बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी तुलना करते हैं, हमें लेखक का नाम पता चल जाता है। मैन्युस्क्रिप्ट्स को हम पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो लेखक का जो विचार है, लेखक की जो शैली है, वो अगर हमें उस दस्तावेज में नहीं दिखाई देती है तो इसका मतलब यह है कि वो दस्तावेज जाली है। कई बार किसी दूसरे के नाम से कोई दूसरा जाली दस्तावेज बना देता है, तो उसकी भाषा शैली से वो पकड़ में आ जाता है। तो इसलिए एक शोधकर्ता को, एक इतिहासकार को, एक अनुसंधानकर्ता को थोड़ा भाषा शैली वगैरह का भी ज्ञान होना चाहिए, अथवा भाषा वैज्ञानिकों वगैरह की सहायता ले करके किसी डॉक्यूमेंट की, किसी दस्तावेज की जांच करानी चाहिए, तभी वो सत्य को सामने लाने में समर्थ हो पाएगा। मित्रों, द मीनिंग ऑफ वर्ड्स ऑफन चेंजेस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। Therefore, the real meaning and sense of a particular word or term is desirable. The misinterpretation of terms may lead to misunderstanding of the historical development. समय के साथ साथ मित्रों कभी कभी शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। जैसे
हम ये भी देखते हैं, आधुनिक समय में भी हम देखते हैं, जैसे कुछ शब्दों का अर्थ कुछ राज्य में कुछ और है, किसी दूसरे राज्य में कुछ और है, किसी एक क्षेत्र में वही शब्द किसी और अर्थ में प्रयोग होता है, वही शब्द किसी दूसरे क्षेत्र में दूसरे अर्थ में प्रयोग होता है। प्राचीन काल में कुछ शब्द ऐसे थे जिनकी मीनिंग आजकल बदल गई हैं, जिनके अर्थ बदल गए हैं, मायने बदल गए हैं। तो जनरेशन टू जनरेशन ये चेंजेस आते रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ये परिवर्तन आते रहते हैं, क्योंकि कोई भी भाषा जो होती है, भाषा हमेशा संवर्धनशील होती है। भाषा में नए नए शब्द आते रहते हैं, नई नई बातें जुड़ती रहती हैं, और भाषा निरंतर वर्धमान होती है। भाषा का स्वरूप बदलता रहता है समय के साथ साथ। तो इसलिए ये बात ध्यान रखना है कि उस समय उस शब्द का जो अर्थ था, जिस समय वो मैन्युस्क्रिप्ट तैयार किया गया था, तो हमें उसको उसी रूप में लेना चाहिए। आजकल के हिसाब से जो है उसे नहीं करना चाहिए, सोचना चाहिए। तो देयरफॉर द रियल मीनिंग एंड सेंस ऑफ ए पर्टिकुलर वर्ड और टर्म इज़ डिज़ायरेबल। कि रियल मीनिंग क्या है किसी पद की, किसी शब्द की, ये डिज़ायरेबल है, ये जानने की ज़रूरत है। द मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ टर्म्स में लीड टू मिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। अगर उन शब्दों और पदों को हम मिस इंटरप्रेट करेंगे, उनकी गलत व्याख्या करेंगे, तो उससे जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, यानी कि हम समझ नहीं पाएंगे, जो ऐतिहासिक विकास है उसको समझने में बहुत कठिनाई होगी। After establishing the authenticity on the document, the historian, a researcher, historian is confronted with another important problem, the credibility of the contents of the document. तो ये सारी बातें हो गई, जैसे मैंने ऊपर जितनी बातें कही, हमने सब जांच पड़ताल कर ली, मैंने स्क्रिप्ट्स की, हमने उसकी भाषा देख ली, हमने ये देख लिया कि कहीं उसमें फोर्जरी तो नहीं की गई है, जाली दस्तावेज़ तो नहीं है, और उसके अलावा उसकी शब्दावली क्या है, भाषा क्या है, मीनिंग क्या है। तो बहुत सारी बातें जो ऊपर हमने कही, उन बातों की जांच करने से ही ये साबित नहीं हो जाता कि कोई दस्तावेज विश्वसनीय है। अभी इतिहासकार को या शोधकर्ता को आगे और भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब चूँकि जब बाह्य आलोचना कर लिया, बाह्य आलोचना करने के बाद हमें उसके कंटेंट्स की जांच करने के लिए उसकी क्रेडिबिलिटी की समस्या का निस्तारण करने के लिए कि कितना क्रेडिबल है, कितना विश्वसनीय है वह डॉक्यूमेंट, उसके लिए हमें एक नई विधि अपनानी पड़ती है, जिसकी चर्चा मैं आप अगले वीडियो में करूंगा, जिसको आप कहते हैं इंटरनल क्रिटिसिज्म या आंतरिक आलोचना। तो मित्रों, मैंने कोशिश की कि बहुत कम समय में अपनी बात आपको समझा पाऊँ। बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे आग्रह करते हैं कि वीडियो थोड़ी लंबी ना हो, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए जीवन में देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ। जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप दिन भर क्रिकेट मैच देख सकते हैं, 5 दिन का क्रिकेट मैच देख सकते हैं, सीरियल्स देख सकते हैं, 3 घंटे फिल्म देख सकते हैं, कहीं घूमने फिरने में समय जाया कर सकते हैं। तो आधे घंटे या 40 मिनट का वीडियो देखने में कोई बुराई नहीं है। इससे आपका भविष्य सुधरेगा, आपका भविष्य संवरेगा, आपको कुछ नई जानकारियाँ प्राप्त होंगी। ये ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए आप लोग मुझे क्षमा करेंगे इस बात के लिए। मैं कितनी भी कोशिश करता हूँ, कितना भी प्रयास करता हूँ, लेकिन विषय को स्पष्ट करने के लिए थोड़ा समय लगता है। तो इस वीडियो का जो तीसरा भाग है वो जल्दी ही मैं अपलोड करूँगा, जो कि इंटरनल क्रिटिसिज्म के बारे में रहेगा। उम्मीद है, बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं, ईमानदारी से देखते हैं, उनको शायद पसंद आया होगा। क्योंकि मेरा वीडियो केवल विद्यार्थियों के लिए है, केवल उन शोधार्थियों के लिए है जो नए नए
शोध में एडमिशन ले रहे हैं या शोध की इच्छा रखते हैं। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ। तो अगर आपको मेरा ये व्याख्यान पसंद आया हो तो आप इस पर कमेंट कीजिए, इसको लाइक कीजिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं तीसरे पार्ट के साथ।